नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका मुद्दा में। आपके साथ मैं हूं शुभम सिंह। देश कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और इसको लेकर दिल्ली सहित पूरे देश में सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। कोरोना से लड़ने के बहाने दिल्ली सरकार वर्सेस एलजी की राजनीतिक जंग ने फिर से सिर उठा लिया है। यह आलम तब है जबकि दिल्ली में कोरोना कम्युनिटी स्प्रेड के मुहाने पर खड़ा है। लोगों को न अस्पताल मिल पा रहे हैं और न ही इलाज। मरीजों की सांसें उखड़ रही है, लेकिन देश में सांसों की कीमत पर सियासत का जोर है। बड़ा सवाल यह है कि ऐसे समय में जब कोरोना ने सभी जगह से साथ मिलकर लड़ने की आवश्यकता है, सियासतदान कोरोना पर राजनीति करने से बाज क्यों नहीं आ रहे हैं। चर्चा करेंगे, लेकिन देखेंगे एक खास रिपोर्ट। दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना वायरस के मरीजों के इलाज को लेकर राजनीति शुरू हो गई है। सोमवार को उपराज्यपाल अनिल बैजल ने केजरीवाल सरकार के उस फैसले को पलट दिया जिसमें कहा गया था कि दिल्ली के अस्पतालों में कोरोना वायरस से संक्रमित सिर्फ दिल्ली के ही मरीजों का इलाज किया जाएगा। उपराज्यपाल ने दिल्ली सरकार के अस्पतालों और निजी अस्पतालों में इलाज केवल दिल्ली वासियों के लिए सीमित करने के आप सरकार के आदेश को खारिज कर दिया। इसके साथ ही दिल्ली के उपराज्यपाल ने आईसीएमआर के दिशा निर्देशों का सख्ती से पालन करने का आदेश भी दिया और कहा कि कोविड मामलों में 9 श्रेणियों के लिए जांच अनिवार्य की जाए। मैं मानता हूं दिल्ली सरकार कहीं ना कहीं अपनी फेल्योर को डाइवर्ट करने के लिए, अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए इस तरह की बातें कर रही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री साहब पहले स्टेटमेंट देते थे कि दिल्ली में किसी भी तरह की बेड्स की कमी नहीं रहेगी, आइसोलेशन वार्ड बनाए जाएंगे, लेकिन आज जो उन्होंने 30,000 बेड्स की बात कही थी वो जमीन पर नहीं है। और इसी तरह से जो ये बात कह रहे हैं, मैं उनसे ये पूछना चाहता हूँ कि आप ये बताइए कि बाहर से कितने मरीज आए। उपराज्यपाल के फैसले से नाराज उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आरोप लगाया कि बीजेपी के दबाव में उपराज्यपाल ने ये फैसला लिया है। मनीष सिसोदिया ने कहा कि बीजेपी ने उपराज्यपाल के ऊपर दबाव बनाया और हमारे फैसले को पलट दिया गया। अब दिल्ली के अस्पतालों में दिल्ली के लोगों को प्राथमिकता नहीं दी जाएगी। सिसोदिया ने आशंका जताई कि 31 जुलाई तक दिल्ली में कोरोना के 5.5 लाख मरीज हो सकते हैं। सिसोदिया ने आरोप लगाया कि कोरोना वायरस को लेकर बीजेपी राजनीति कर रही है और राज्य सरकार की नीतियों को नाकाम करने की कोशिश में लगी हुई है। 15 जून तक 44,000 केसेस होंगे और करीब 6,600 बेड्स की आवश्यकता होगी। 30 जून तक 1 लाख केसेस पहुंच जाएंगे और 15,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। 15 जुलाई तक करीब 2.25 लाख केसेस हो जाएंगे और 33,000 बेड्स की आवश्यकता होगी। एलजी साहब ने जो कल फैसला लिया कि दिल्ली के हॉस्पिटल्स को सबके लिए खोला जाए, उससे दिल्ली के जो लोग अब दिल्ली में रह रहे हैं उनके लिए बड़ा संकट पैदा हो गया है। दिल्ली महामारी से बुरी तरह से गुजर रही है और बहुत तेजी से स्प्रेड हो चुका है, कम्युनिटी स्प्रेड हो चुका है संक्रमण। तो यहाँ जहाँ ध्यान होना चाहिए लोगों को सुविधा मुहैया कराने को लेकर के, वहाँ पे इस तरह के आरोप प्रत्यारोप मुझे लगता है अपनी जिम्मेवारियों से दोनों ही लोग पल्ला झाड़ना चाह रहे हैं। लगातार केजरीवाल साहब को हम सजेस्ट करते रहे, सुझाव देते रहे, केजरीवाल साहब ने समय पर कदम नहीं उठाए। दरअसल दिल्ली के अरविंद केजरीवाल सरकार ने यह आदेश दिया था कि दिल्ली के सभी सरकारी और प्राइवेट अस्पतालों में सिर्फ दिल्ली के ही लोगों का कोरोना का इलाज किया जाएगा। वैसे इस आदेश की काफी आलोचना भी की जा रही थी। उधर ओडिशा जनसंवाद रैली को पूर्व बीजेपी अध्यक्ष और गृह मंत्री अमित शाह ने संबोधित करते हुए कहा कि कोरोना से लड़ने में हमसे कुछ चूक हुई होगी, लेकिन विपक्ष बताए कि उसने क्या किया। राहुल गांधी की ओर इशारा करते हुए शाह ने कहा कि कोई स्वीडन में, कोई अमेरिका में लोगों से बात करता है, इसके अलावा और क्या किया इन लोगों ने। शाह ने पूछा। गृह मंत्री ने कोरोना को हराने के लिए सरकार द्वारा किए गए राहत पैकेज का जिक्र भी किया। साथ ही प्रवासी श्रमिकों की घर वापसी के लिए चलाई गई श्रमिक ट्रेनों का भी उल्लेख किया। दरअसल कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी कोरोना के खिलाफ लड़ाई में सरकार की नीतियों पर कई बार सवाल उठा चुके हैं। उत्तर प्रदेश में श्रमिकों की घर वापसी को लेकर प्रियंका गांधी और योगी सरकार भी आमने सामने थी। हमारी तो कहीं चूक भी हुई होगी, मगर निष्ठा हमारी बरोबर थी। हमारी गलती हो ही होगी, हम कहीं कम पड़ गए होंगे, कुछ नहीं कर पाए होंगे, मगर आपने क्या किया? कोई स्वीडन में बात करता है अंग्रेजी में देश के कोरोना से लड़ाई लड़ने के लिए, कोई अमेरिका में बात करता है। आपने क्या किया? इसका हिसाब तो देश की जनता को दो जरा। पश्चिम बंगाल में भी कोरोना संक्रमितों की मौत की दर को लेकर केंद्र और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के बीच जमकर वार पलटवार हुआ। कोरोना वायरस को लेकर
केंद्र सरकार की टीम ने हाल ही में पश्चिम बंगाल का दौरा भी किया था। टीम ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया कि राज्य की ममता बनर्जी सरकार ने अलग अलग समय पर मरने वालों और कोरोना मरीजों का जो ब्यौरा दिया उनमें बहुत फर्क है। इस आरोप के बाद ममता सरकार ने भी आंकड़ा जारी कर दिया और टीएमसी की तरफ से कहा गया कि केंद्र के आंकड़े गलत हैं। तृणमूल कांग्रेस सांसद डेरेक ओब्रायन ने कहा कि हमें बीजेपी सरकार के आंकड़ों पर यकीन नहीं है, वो आंकड़ों के साथ छेड़छाड़ करती है। डेरेक ने यह भी कहा कि मृत्यु दर पूरी तरह से आधारहीन और बेतुका मैट्रिक है। उन्होंने कहा कि अगर टेस्टिंग गलत तरीके से होती है तो स्वस्थ लोग भी कोरोना पॉजिटिव आ जाते हैं और इस तरह से मौत की दर में खुद ब खुद कमी आ जाती है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हाल ही में कहा था कि कोरोना वायरस ऐसी बीमारी है जो धर्म जाति कुछ नहीं देखती, लेकिन सियासतदान हैं कि कोरोना पर राजनीति करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट। और देश आज कोरोना से लड़ाई लड़ रहा है और इसको लेकर दिल्ली सहित पूरे देश में सियासी लड़ाई भी शुरू हो गई है। आज इसी लड़ाई पर हम मुद्दा में चर्चा करेंगे। हमारे साथ चर्चा में खास मेहमान जुड़ चुके हैं। आनंद साहू जी हैं, बहुत स्वागत है आपका। आप नेता बीजेपी के हैं। अजय अरोड़ा साहब हमारे साथ जुड़े हैं, आप कांग्रेस के नेता हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। वंशराज दुबे जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, आम आदमी पार्टी के नेता हैं, सर बहुत स्वागत है आपका। निरंजन पोद्दार साहब हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे, हिस्सा बनेंगे, राजनीतिक विश्लेषक हैं आप, सर बहुत स्वागत है आपका। और इसी के साथ एपीएन के एडिटर अजय कौल जी हमारे साथ चर्चा में शामिल होंगे। सबसे पहला सवाल मेरा आनंद साहू जी आपसे है। जिस तरह से अरविंद केजरीवाल का पहले फैसला हुआ कि दिल्ली वालों को ही दिल्ली के प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों में इलाज मिलेगा, उसके बाद में उपराज्यपाल के द्वारा अरविंद केजरीवाल का फैसला पलटना और इसके पीछे अब आरोप आम आदमी पार्टी का ये लगाना कि इसके ऊपर बीजेपी का दबाव बनाया गया है, क्या कुछ प्रतिक्रिया है इस फैसले के बाद आपकी? देखिए, सबसे पहले तो मुझे लगता है कि देश की राजधानी दिल्ली तो पूरे देशवासियों का है और पूरे देश के लोग यहाँ रहते हैं और लगातार उनका आना जाना भी रहता है। और ऐसे में किसी राज्य के लोगों को कहा कि नहीं आपका इलाज नहीं होगा, वही गैर संवैधानिक गैर जिम्मेदाराना बयान था जी। और इसीलिए आदरणीय लेफ्टिनेंट गवर्नर जी ने उस निर्णय को सीधे टर्न डाउन कर दिया और संविधान को बचाया और देश की जनता को एक मैसेज भी दिया कि देश की जनता जो है वो दिल्ली जो है उनकी है और देश के पूरे जन जन के लिए दिल्ली है और सबकी दिल्ली है, सबका दिल्ली है। और इसीलिए दिल्ली को इस प्रकार का बदनाम करने का जो काम किया था आदरणीय मुख्यमंत्री केजरीवाल जी ने, मुझे लगता है ये लगातार इस प्रकार का काम करते रहे हैं और अच्छे काम के कारण अरविंद केजरीवाल जी को कम जानते हैं, इनके जो गलत निर्णय के कारण इनको ज्यादा जानते हैं लोग। और इसीलिए ये जो निर्णय है वो निश्चित रूप से बहुत ही निंदनीय है और आदरणीय राज्यपाल महोदय जी ने जिस प्रकार से उपराज्यपाल एलजी साहब ने जो निर्णय लिया, मुझे लगता है वो बहुत ही सराहनीय है। क्योंकि इस प्रकार अगर कोई भी राज्य में अगर हर एक राज्य सरकार अगर ऐसे निर्णय ले तो लोग दूसरे राज्य के जो लोग वहाँ रह रहे हैं उन लोगों में अफरा तफरी का माहौल हो जाएगा और ऐसे अराजक माहौल में देश जो है गंभीर इमरजेंसी का सिचुएशन में चला जाएगा। और इसीलिए ये एक मैसेज है एलजी साहब का जो निर्णय, दूसरे राज्यों का भी कोई सरकार ऐसी गलती से भी कोई निर्णय ना ले जिससे कि देश के राज्यपाल या केंद्र सरकार को कोई कठोर निर्णय लेना पड़े। और क्योंकि ये आपातकाल स्थिति की हालत है, कोरोना जैसा महामारी पूरा विश्व को चपेट में ले लिया है, वैसे भारत में आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लगातार सभी राज्यों से लगातार संपर्क कर रहे हैं, समन्वय कर रहे हैं। उसके बाद भी केंद्र सरकार की एडवाइजरी जारी होने के बाद भी केजरीवाल जी ने काम करने के बजाय राजनीति ज्यादा करते रहे। इसलिए मुझे लगता है ये जो निर्णय है बहुत ही अच्छा एलजी साहब ने निर्णय लिया है, उसके लिए बधाई देता हूँ। ठीक है, वंशराज दुबे जी आपके पास आऊंगा। जिस तरह से आम आदमी पार्टी की ओर से सरकार की ओर से फैसला लिया गया कि सिर्फ दिल्ली वालों का इलाज दिल्ली के अस्पतालों में ही होगा, बाकी अन्य राज्यों से आए हुए लोगों का इलाज दिल्ली में नहीं होगा, लेकिन उसके बाद में उपराज्यपाल की ओर से फैसला पलटने का सिलसिला और फिर इन सब के बाद में अब बीजेपी की ओर से आरोप लगाया जा रहा है आम आदमी पार्टी पर कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में सियासत कर रही है, तेरी मेरी सरकार वाली बात कर रही है कि ये हमारे अस्पताल है, हमारे मरीज है। तो इस तरह का सिलसिला जो इस तरह का बयान है वो भी सामने आया है आम आदमी पार्टी को लेकर, क्या कुछ कहेंगे आप इस पर?
देखिए शुभम जी, अगर मैं आपसे बताऊं तो सबसे पहले हम लोग को देखना ये है कि जो अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया था, दरअसल सिर्फ वो अकेले उनका फैसला नहीं था। आप देखिए 7.5 लाख में से जो है, जब उन्होंने एक सवाल किया, दिल्ली के लोगों की राय मांगी, तो 7.5 लाख लोगों में से 90% लोगों की ये राय थी कि जो दिल्ली सरकार के अंदर में जो बेड हैं, उस बेड को जो है दिल्ली के लोगों के लिए सुरक्षित किया जाए। और ये सिर्फ लोगों की राय नहीं थी, 5 डॉक्टरों की एक एक्सपर्ट की टीम बनी थी, उनका भी ये निर्णय था कि दिल्ली आने वाले समय में दिल्ली में केसेस लगातार बढ़ेंगे, उसके लिए हमको पहले से तैयार होना पड़ेगा। और आप सोचिए कि अभी जो भाजपा के महोदय जी कह रहे हैं कि ये इमरजेंसी की दौर दिल्ली सरकार क्रिएट कर रही है और दुनिया भर का आरोप दिल्ली की सरकार, अरविंद केजरीवाल जी की सरकार पे लगा रहे हैं। मैं उनसे ये पूछना चाहूंगा कि आप ये बताइए जरा कि अभी जब ये आपदा का समय आया तो आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश से कहा कि हम सबको एकजुट होकर काम करना है। बहुत अच्छी बात है, सारे राज्यों की सरकारों ने एकजुट होने का फैसला लिया और अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे 2 महीने 2.5 महीने जो भी कोरोना का समय हुआ है, आप एक वीडियो बता दीजिए, एक उनकी बाइट बता दीजिए जिसमें उन्होंने आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के खिलाफ कोई गलत शब्द का इस्तेमाल किया हो या उनके किसी बात का विरोध किया हो। उसके बावजूद 17,500 करोड़ रुपए 17,500 करोड़ रुपए इस आपदा में अन्य राज्यों को केंद्र सरकार द्वारा मदद की गई। लेकिन ये दुर्भाग्य है और ये हंसी आती है कि आप बताइए कि दिल्ली सरकार को 17.5 रुपए केंद्र सरकार ने नहीं दिया। अब आप सोचिए, और जब भारतीय जनता पार्टी से पूछिए तो ये कहते हैं कि भाई दिल्ली तो यूपी है, इसलिए हम उस पर कुछ नहीं कर सकते, हम उनकी मदद नहीं कर सकते। कल को पाकिस्तान कश्मीर पे हमला कर देगा, ये कहेंगे हम कश्मीर का कुछ नहीं कर सकते क्योंकि जो कश्मीर यूपी है। पौंडीचेरी में कोई घटना कर जाएगी, ये कहेंगे जो है क्या कहते हैं कि वो यूपी है इसलिए हम मदद नहीं कर सकते। और ये बात किसकी करते हैं? ये जो अभी बात कर रहे हैं, दिल्ली में ही केंद्र सरकार के अंदर में हिंदुस्तान का सबसे बड़ा अस्पताल एम्स है, 5,000 बेड है शुभम जी उसमें। जरा भारतीय जनता पार्टी के महोदय से ये पूछ लीजिए कि 5,000 बेड में कितने कोविड के मरीजों का इलाज हो रहा है, जरा आप ये बता दीजिए इनसे। और दूसरा, आपने एक आंकड़ा हमको ये दिया, तो मैं आपको ये बता दूं महोदय कि 10,000 जो सेंट्रल गवर्नमेंट के बेड हैं वो आज भी ओपन है, हमने उसको नहीं बंद कर दिया। हमने किडनी, लीवर, कैंसर ऐसे जो अस्पताल हैं वो खुले रहेंगे, हमने उससे कोई ऑब्जेक्शन नहीं लगाया। और कल को खुदा न खास्ता मान लीजिए अभी जैसे केसेस लगातार रिपोर्ट भी आ रही है कि दिल्ली में बढ़ रही है, और जब दिल्ली में बढ़ जाएगी तो वहाँ का मरीज क्या नोएडा में जाके इलाज करा पाएगा? वहाँ का मरीज क्या जो है गुरुग्राम और गुड़गांव जाके इलाज करा पाएगा? उत्तर प्रदेश और हरियाणा की सरकार उनको अपने यहाँ इलाज कराने आने देगी? इस बात को आप सोचिए। ये दोहरा चरित्र और दोहरा मापदंड जो भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में एलजी के दम पे अपना रही है, ये बहुत दुर्भाग्य पूरी दिल्ली देख रही है, पूरा हिंदुस्तान देख रहा है कि किस दोहरे चरित्र के साथ में भारतीय जनता पार्टी तुच्छ राजनीति कर रही है। ठीक है विस्तार जी, हम इन तमाम सवालों का जवाब जो है आनंद साहू जी से लेंगे, लेकिन उसके बाद रुक करेंगे अजय अरोड़ा साहब का। आप कांग्रेस के नेता हैं अजय अरोड़ा जी, जिस तरह से अमित शाह जी ने पहले भी कहा था कि आखिर आप राहुल गांधी जो है कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष हैं, वो साफ तौर पर जिस तरह से स्वीडन के लोगों से बात करते हैं, अमेरिका के लोगों से बात करते हैं, उन्होंने ये भी पूछा है कि आखिर कांग्रेस ने क्या किया है इस कोरोना महामारी के चलते। तो क्या मैं चाहता हूं कि आप जवाब दें एपीएन के जरिए गृह मंत्री को कि क्या कुछ किया है कांग्रेस ने। शुभम जी, मैंने दोनों प्रवक्ताओं को सुना जी, आम पार्टी को भी और भारतीय जनता पार्टी को। शुभम जी, इतनी बड़ी महामारी से हम लड़ रहे हैं, ठीक, सबसे बड़ी लड़ाई, और जो केंद्र की और राज्यों की लड़ाई है ये उससे बड़ी हो गई। और जहां तक आपने कहा राहुल गांधी जी की बात की, अमित शाह जी ने पूछा जी, अरे अमित शाह जी तो पहले अपने गिरबान में छापते थे, वर्चुअल रैली, अरे इन्हें तो चुनाव की चिंता है शुभम, इन्हें कोविड की महामारी की चिंता नहीं है। किस प्रकार ये बीमारी शुरू हुई, मध्य प्रदेश की सरकार पे नजर थी इनकी कि हम उस राज्य को कैसे हासिल करें। इनका जो गोल है मछली की आंख, सत्ता, सिर्फ सत्ता भोगना। और जहां तक दिल्ली और केंद्र का समन्वय है, मैंने सुना था भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, वो बोल रहे थे कि हमने समन्वय बनाया, लेकिन समन्वय बनाया साबित नहीं हुआ, लोग एक मत नहीं हुए। जिस प्रकार दिल्ली भारत की राजधानी है, किस प्रकार की लड़ाई सामने आ रही है, बड़ी शर्मनाक है, बड़ी निंदनीय है। और मैं बता दूं, दिल्ली वासी
दिल्ली की जनता, देश की जनता केंद्र सरकार और दिल्ली की राज्य सरकार को कभी माफ नहीं करेगी। उस जनता का, इस जनता का ये वही हाल है। केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार फुटबॉल बना दिया है, फुटबॉल। एक किक, केंद्र सरकार फुटबॉल को किक मारती है दिल्ली सरकार पे, दिल्ली सरकार किक मारती है केंद्र के पाले में। इस लड़ाई में नुकसान किसका हो रहा है? देश की जनता का हो रहा है। शुभम जी, इस महामारी में हमने विजय पानी है। जिस प्रकार केंद्र सरकार अपनी पीठ थपथपाती है और हमारे दिल्ली के माननीय मुख्यमंत्री पीठ थपथपाते हैं। इन्होंने 30,000 बेड की बात की थी, जमीनी स्तर पे 8 दर्ज हैं। और जो 5 सदस्यों की टीम बनी, उन 5 सदस्यों की टीम ने बोला कि जून के अंत तक 17,000 बेड की आवश्यकता है। और ये कैसे संभव है? दूसरी बात शुभम, और साथ साथ जो केंद्र के हॉस्पिटल हैं या दिल्ली सरकार के अंडर में आते हैं, दिल्ली और केंद्र सरकार से बिल्कुल नम्र निवेदन है, एज ए कांग्रेस के सिपाही, एज ए कांग्रेस के सपोर्टर की और देश के सपोर्टर कि जिस प्रकार से जो कोविड के लिए हॉस्पिटल बनाए गए हैं, उस हॉस्पिटल और जो दूसरे और नॉन कोविड हैं, इनको अलग भी रखा जाए। और जिस प्रकार से कोविड की महामारी फैल रही है, इसके अलावा जो दूसरे मरीज हैं जो कोविड के शिकार नहीं है, वो कहां जाएंगे? उनकी व्यवस्था भी होनी चाहिए। और ऐसे हॉस्पिटल में अगर कोविड का मरीज आता है तो पूरा जो हॉस्पिटल है, जो नॉन कोविड है, सारा कोविड से भर जाएगा। इन्हें एक प्लानिंग बनानी चाहिए। जिस प्रकार से 2 मार्च 2020 को पहला केस दिल्ली में आया, उसी दौरान दिल्ली के मुख्यमंत्री जी को तत्परता दिखानी चाहिए थी, जिसमें वो विफल रहे। बाद में डींगे हाँकना, हमने ये कर दिया, वो कर दिया, और जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ। क्या कोविड में सबसे ज्यादा परसेंटेज प्रति 10,13,29 दिल्ली की है, तो इस पे हमने कहां विजय पाई? इस पे हमें नियंत्रण करना पड़ेगा। शुभम जी, मेरा नम्र निवेदन है, बड़े विवेक से बात कर रहा हूं कि दोनों पार्टियां प्लीज कृपया करके आप कोविड की महामारी से लड़ाई लड़ें, आपस में लड़ाई मत करें। चलिए, ठीक है। ये जनता मेरी, ये जनता तेरी, ये जनता भारतवर्ष की है। निरंजन पोद्दार साहब, आपके पास आऊंगा। जिस तरह से सियासी पार्टियों के बीच में तकरार सामने आ रही है, आरोप प्रत्यारोप लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन इन सब के बीच में फैसले लेना, फैसले को पलट देना, कितना सही कितना गलत? क्या ऐसे वक्त में जब देश कोरोना संकट से जूझ रहा है, उस वक्त में इस तरह की सियासत होनी चाहिए? देखिए शुभम, ऐसा है कि आज की तारीख में जो राजनीति का मंदापन हो रहा है, इसको जनता देख रही है और इससे जनता बहुत ज्यादा परेशान है। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि जैसे अभी हमारे कांग्रेस के मित्र को भी मैंने सुना और बीजेपी वालों को भी सुना और आम आदमी पार्टी वालों को भी सुना, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस महामारी में जनता केवल अपनी सेफ्टी चाहती है, जनता केवल अपने लिए काम चाहती है। अब मैं बात करता हूं अरविंद केजरीवाल जी के फैसले का। देखिए ऐसा है, मेरा ऐसा मानना है कि जो दिल्ली के सीएम माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने जो फैसला लिया था कि जो दिल्ली सरकार के कोविड हॉस्पिटल्स हैं, उसके अंदर केवल दिल्ली के मरीजों के लिए उनको रिजर्व रखा जाएगा, और जो सेंट्रल गवर्नमेंट के जो हॉस्पिटल्स हैं, वहां पे देश का कोई भी नागरिक आकर के अपना इलाज करवा सकता है। देखिए ऐसा है कि मेरा ऐसा मानना है कि इसके अंदर कहीं कोई बुराई नहीं है, क्योंकि आपको मैं बताना चाहता हूं शुभम जी कि आज जो कोविड है वो ज्यादातर आप देखेंगे तो अर्बन एरियाज के अंदर ज्यादा फैल रहा है। रूरल एरिया के यानी ग्रामीण क्षेत्रों के अंदर कोविड की उतना बड़ा प्रकोप नहीं है जितना शहरी क्षेत्रों में है। तो आज दिल्ली की आबादी वैसे 2.5-3 करोड़ के करीब दिल्ली की आबादी है कि, और जिस तरीके से दिल्ली के अंदर अब ये कम्युनिटी ट्रांसमिशन के लेवल पे जा रहा है, कल को अगर यहाँ पे स्थिति भयावह हो गई और यहाँ पे अगर हॉस्पिटल अगर रिजर्व नहीं हुए, अगर बेड अगर वहां पे नहीं प्राप्त हुए दिल्ली वालों को, तो मुझे एक बात बताइए, दिल्ली का पेशेंट क्या लखनऊ जाकर के इलाज करवाएगा क्या? तो दिल्ली वालों को भी तो सेफ्टी चाहिए। और रही बात हरियाणा, मतलब दिल्ली के अंदर कहां से लोग आते हैं, हरियाणा से आते हैं, उत्तर प्रदेश से आते हैं, राजस्थान से आते हैं, पंजाब से आते हैं, लेकिन जो नेबरिंग स्टेट है, ये जो ज्यादा दूरी पे स्टेट नहीं है, वहां से दिल्ली के अंदर पेशेंट आते हैं। तो आपको मैं बता देना चाहता हूं कि पंजाब में भी इतना कोविड नहीं है, हरियाणा में भी इतना कोविड नहीं है, उत्तर प्रदेश के अंदर भी कोविड कंट्रोल है, और वहां पे कदाचित गाजियाबाद है, लखनऊ है, बहुत सारे शहर हैं
जहाँ पे बहुत अच्छी मेडिकल फैसिलिटी आज की तारीख में है, तो उनके लिए वहां पे पर्याप्त संसाधन हो सकते हैं। दिल्ली वालों के लिए विशेष इंतजाम रखने का अगर केजरीवाल जी ने कोई विचार किया है तो मेरी समझ में उसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं है। और रही बात जो जिस तरीके से एलजी साहब ने पिछले 3 महीने से एलजी साहब का कहीं पे कोई नजर नहीं आ रहा था कि भाई इस चीज के अंदर कोई किसी प्रकार का कोई इंटरफेयर भी नजर नहीं आ रहा था और किसी प्रकार का कोई विशेष सहयोग भी नजर नहीं आ रहा था। लेकिन अब जैसे अचानक वो प्रकट हुए हैं और प्रकट होकर के एलजी साहब ने जिस तरीके से ये एक इसको मैं कहूंगा राजनीतिक शॉट कह सकता हूं मैं इसको, राजनीतिक शॉट इन्होंने खेला है। निश्चित रूप से जनता इस चीज से बहुत ज्यादा हतप्रभ है। चलिए ठीक है पोद्दार साहब, मैं आऊंगा आपके पास में। पोद्दार साहब मैं आऊंगा आपके पास में, रुक करूंगा अजय कौल जी का। सर जानना चाहूंगा आपसे कि क्या जरूरत पड़ी उपराज्यपाल को कि जिस तरह से सीएम केजरीवाल का फैसला जो है वो पलट दिया गया। एक मिनट मैं आपके पास आऊंगा, दोबारा आऊंगा आपके पास में। अजय कौल जी सवाल मेरा आपसे है कि जिस तरह से सीएम केजरीवाल का फैसला जो था कि दिल्ली के मरीजों का इलाज जो है सिर्फ दिल्ली में ही अस्पतालों में ही होगा, अन्य राज्यों के लोगों का वहां इलाज नहीं होगा, तो इस फैसले को उपराज्यपाल को पलटने की आवश्यकता क्या हुई, क्यों हुई? क्या इसके पीछे वाकई में बीजेपी का दबाव है जिस तरह से आरोप तमाम विपक्षी दल लगा रहे हैं? ये दबाव रहा हो या नहीं रहा हो, लेकिन केजरीवाल का जो डिसीजन है बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। ऐसा जो हेल्थ केयर है, हेल्थ केयर में यू कैन नॉट डिस्क्रिमिनेशन किसी भी चीज़ का एक्चुअली हो नहीं सकता। अब आप कह रहे हैं कि दिल्ली में दिल्ली हॉस्पिटल में दिल्ली वाले ही एडमिशन ले सकते हैं। मतलब जो एक कोविड पेशेंट है, सपोज किसी का कोई, अब ये पहले डिटरमाइन कैसे करोगे? आधार कार्ड लेके आएगा क्या कोविड पेशेंट कि भाई साहब मेरा ये आधार है दिल्ली का? सपोज कोई माइग्रेंट वर्कर है या कोई भी है जी, फैमिली बाहर से आई है यूपी की, वो बीमार हो गया, कोविड हो गया, तो वो कहाँ जाएगा? अब वो ढूंढता रहेगा कि सेंट्रल हॉस्पिटल कौन है और स्टेट का हॉस्पिटल कौन है। तो ये बहुत डिस्क्रिमिनेटरी है। तो यही इनफैक्ट मैं पूछना चाहूँगा जो आम आदमी पार्टी का है, क्या आधार कार्ड लेके जाएंगे क्या पेशेंट कोविड? पहले वो अपना हेल्थ केयर देखेगा या आधार ढूंढेगा कि मेरा आधार है दिल्ली का कि नहीं? वंशराज जी, वंशराज दुबे सुन पा रहे हैं हमें? जी बताएं। दुबे जी मैंने पूछा, सवाल मेरा ये है, जैसे केजरीवाल ने बोला है कि दिल्ली हॉस्पिटल सिर्फ दिल्ली वासियों के लिए है, तो जो अगर कोविड पेशेंट हो गया, कोई बीमार हो गया, वो इमरजेंसी में अपना आधार कार्ड ढूंढेगा क्या कि मैं दिल्ली का हूँ या नहीं हूँ, या मैं यूपी का हूँ या मैं महाराष्ट्र का हूँ, या पहले हेल्थ केयर वो देखेगा? आपका सवाल बहुत अच्छा है। इस बात को आप पहले समझिए कि दिल्ली में जब से अरविंद केजरीवाल जी की सरकार आई है, स्वास्थ्य सेवाएं सबके लिए मुफ्त है। स्वास्थ्य सेवाओं के लिए कोई चार्ज दिल्ली सरकार नहीं करती। देश के किसी भी कोने से कोई भी व्यक्ति पहुंच जाता है, और हमने पूरे देश को स्वास्थ्य की सेवा कैसे होनी चाहिए इसके लिए हमने पूरा देश को दिखाया है करके जमीनी स्तर पे, और उसके लिए आप सबको अच्छे से जानकारी है। जहां तक रही बात ये कि जो है मान लीजिए कोई इमरजेंसी का केस हुआ, तो अरविंद जी ने एक ऑर्डर ये भी पास किया कि कोई भी सस्पेक्ट अगर ये है, कोई भी अगर सस्पेक्ट है तो उसको कोई भी इलाज मना नहीं करेगा। कोई सीरियस केस है उसके लिए कोई भी अस्पताल जो है इलाज के लिए मना नहीं करेगा। इस बात के लिए उन्होंने बाकायदा ऑर्डर पास किया। फिर जो ऑर्डर एक मिनट नेशनल चैनल पर उन्होंने बैठ के बात भी कही कि दरअसल बहुत सारे अस्पताल ऐसे हैं जो प्राइवेट अस्पताल हैं दिल्ली के, लेकिन वो जो है इस समय बेडों की ब्लैक मार्केटिंग कर रहे हैं। अब आप समझिए कि आयक पे जिसमें बेड दिख रहा है कि 30 बेड है, अब वहां पे कोई पेशेंट पहुंच जा रहा है तो वो उससे चार्जेस अप्लाई कर रहे हैं, और ये तमाम न्यूज चैनल पे उन्होंने खुद इसको ऑब्जर्व किया, उसको एडमिट किया एक तरीके से। तो हमने कभी नहीं कहा कि कोई वो मैंने रखना चाहता हूँ। ये सब मैंने सुन लिया है केजरीवाल जी ने जो बोला है टीवी में। इशू यहाँ पे क्वेश्चन स्पेसिफिक है। क्वेश्चन सवाल ये है कि अगर कोई कोविड पेशेंट हो गया, वो इमरजेंसी में मरने वाला है या जो भी है सिचुएशन, उसकी हालत खराब है, उसकी फैमिली की हालत खराब है कि पेशेंट है, तो वो क्या पहले आधार कार्ड ढूंढेंगे? अब ये देखेंगे पहले। एक मिनट सवाल तो सुनिए वंशराज जी। मैं अगर सपोज पेशेंट हूँ, मैं पहले ये ढूंढूंगा कि दिल्ली का हॉस्पिटल कौन सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का हॉस्पिटल है, या मैं पहले नियर बाय हॉस्पिटल में जाऊंगा? मेरी बात समझिए आप। मैं कह रहा हूं कि आप मान लीजिए आप अभी कोई भी मान लीजिए शख्स है जो भी बीमार है और उसको इमरजेंसी सेवाएं चाहिए स्वास्थ्य, तो वो आनंद साहू जी आऊंगा आपके पास में। पहले वंशराज जी जवाब दीजिए। आनंद साहू जी आऊंगा आपके पास में। मुझे पहले पूरी बात कर ले लीजिए। एक मिनट के मैं कह रहा हूं कि आपका ये कंफ्यूजन जो है मैं उसको दूर कर दे रहा हूं। मेरी बात समझिए। मैं ये कह रहा हूं कि कोई भी पेशेंट है उसको इमरजेंसी सेवाएं अगर चाहिए
तो सरकार ने कभी ये जरूर कहा है कि हाँ वो दिल्ली के निवासी होना चाहिए, लेकिन ये मानवता के आधार पे, आदमियत के आधार पे कोई सरकार ये नहीं कहेगी पहले आप कागज दिखाइए। इस बात को समझिए। और फरिश्ते योजना जो दिल्ली सरकार ले आई थी उसमें वो सरकार कभी नहीं कही थी कि आप हमको कागज दिखाइए, आप दुनिया के किस सोने से हैं, हम सब आपका इलाज करेंगे। आज भी दिल्ली में कोई भी एक्सीडेंट होता है तो अस्पताल उसको एडमिट करता है, बाद में आप तो डिस्कशन, आपको बात कहीं और ले जा रहे हो। मेरा सवाल स्पेसिफिक कोविड रिलेटेड है, एक्सीडेंट की बात नहीं हो रही है। इशू है कोविड का जो पेशेंट है उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन होगा कि नहीं होगा। जब केजरीवाल, जब सीएम कहते हैं कि ये दिल्ली के हॉस्पिटलों में दिल्ली वालों का ही इलाज होगा, तो जब इम्प्लीमेंट होगा दिल्ली का जो हॉस्पिटल है वो तो मना करेंगे, वो थोड़ी पूछेंगे उसको। नहीं, बिल्कुल सुनिए, ऐसा नहीं है। दिल्ली का जो सरकारी अस्पताल है उस सरकारी अस्पताल में मान लीजिए कोई पेशेंट सीरियस मोड पे है तो उसको जरूर एडमिट किया जाएगा। क्यों नहीं एडमिट किया जाएगा? तो फिर केजरीवाल को ये बोलना चाहिए, फिर केजरीवाल जी को ये बोलना चाहिए। दरअसल सुनिए, दरअसल ऐसा है कि जब अरविंद जी ने इस बात को कहा कि हम अपने दिल्ली के लोगों को, दिल्ली के लोग सिर्फ दिल्ली के लोग नहीं है, दिल्ली के बाहर लोग क्या ऊपर से थोड़ी तक के हैं, दिल्ली के लोग उत्तर प्रदेश से हैं, दिल्ली के लोग हरियाणा से, तमिलनाडु से, केरल से, जम्मू कश्मीर से हैं, तो दिल्ली के लोग सिर्फ दिल्ली के नहीं। उनका कहने का मतलब ये था अरविंद जी का कि दिल्ली में जो भी निवासी है दिल्ली के, अगर हम उनकी आज व्यवस्था नहीं करते तो क्या कल गाजियाबाद के लोग, सरकार जो उत्तर प्रदेश सरकार गाजियाबाद में एडमिट करेगी? मेरा सवाल यही है कि दिल्ली का निवासी है, उसके पास आधार कार्ड है दिल्ली का, उसकी फैमिली आई, उसके माँ आया है, बाप आया है, मे बी यूपी से, मे बी बिहार से, वो बीमार हो गया, वो कहाँ जाएगा? बिहार जाएगा वापस या कहाँ जाएगा वो? नहीं, बिल्कुल दिल्ली, इसीलिए तो सेंट्रल गवर्नमेंट के 10,000 बेड है कोविड के, सेंट्रल गवर्नमेंट के 10,000 बेड है कोविड के। आप बताइए, तो जब इतने सारे बेड है फिर दिक्कत क्या है? फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों करना है? आप दिल्ली वासी हो या नहीं हो? दरअसल दिक्कत भारतीय जनता पार्टी को है, जो अभी भाई साहब ने बहुत अच्छा सवाल कहा कि पूरे 2.5 महीने एलजी साहब जो है बिल्कुल शून्य निकालने पड़े थे, उनको कोई मतलब नहीं था दिल्ली में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जैसे ही ये फैसला आया इनको बार परेशानी होने लगी, भारतीय जनता को दरअसल परेशानी हो रही ना, वो दरअसल लाट साहब के डंडे से दिल्ली को चलाना चाहते हैं, एलजी के इशारे पे, खुद तो जो है कुछ करना नहीं चाहते। आज आप देखिए कि अगर मैं आपसे बात करूं तो सबसे ज्यादा टेस्टिंग जो है 12,198 10 लाख लोगों में 12,198 टेस्टिंग दिल्ली में होती है। उत्तर प्रदेश की मैं बात कर लूं 10 लाख लोगों में तो मात्र 1,500 लोगों की टेस्टिंग होती है, इस पे कोई सवाल न करे। बिहार में 769 लोगों की टेस्टिंग होती है, इस पे कोई सवाल न करे। गुजरात में 3500 लोगों की टेस्टिंग होती है 10 लाख में, इस पर कोई सवाल न करे। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा मुद्दों को भटकाने की राजनीति कर रही है। चलिए, ठीक है विश्वनाथ जी, ठीक है विश्वनाथ जी, आएंगे आपके पास दोबारा, क्योंकि इस तरह से अब सियासत जो है वो तेज हो गई है, क्योंकि बयानबाजी लगातार सामने आ रही है। लेकिन इन सब के बीच में देखने वाली बात होगी कि आखिर सरकारें क्या कुछ फैसला लेती है, कब तक आपस में एकजुट होकर कोरोना के खिलाफ लड़ाई लगती है। यहाँ छोटे से ब्रेक का वक्त है और इन सब के बीच में जिस तरह सवाल खड़े हो रहे हैं सरकारों के ऊपर, सरकारें किस तरह से काम करेगी, किस तरह से फैसले लेगी, लेकिन इन सब के बीच में एक बड़ा सवाल यह है कि आखिर दिल्ली वालों का इलाज का जो फैसला सीएम केजरीवाल ने लिया था उसे जब पलट दिया गया है तो इसके बाद में क्या कुछ नतीजे, क्या कुछ परिणाम जो है वो सामने आएंगे। बात कोरोना पर सियासत की चल रही है। हमारे साथ तमाम मेहमान लगातार जुड़े हुए हैं। आनंद साहू जी, आप नेता बीजेपी के, सवाल मेरा आपसे है, जिस तरह से डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने साफ तौर पर कहा है कि अगर इस तरह के हालात रहे, अगर दिल्ली में तमाम राज्यों से आए हुए लोगों का इलाज होता रहा तो 31 जुलाई के जो आंकड़े हैं वो 5.5 लाख तक हो जाएंगे। तो क्या इस स्थिति से निपटने के लिए सरकारें तैयार है? क्या केंद्र सरकार आगे आएगी अगर ऐसी स्थिति बनती है तो? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ बाहरी दिल्ली राज्य का ये सवाल ही नहीं आना चाहिए। आपको मैं एक बात बताता हूँ जी, केंद्र सरकार ने सभी राज्यों को बराबर अधिकार देने के लिए हर प्रकार से समन्वय करके और लगातार सब प्रकार का सुविधा देने का समन्वय किया। अभी आप एक बार बताइए, उत्तर प्रदेश इतनी बड़ी राज्य है, वहाँ पर कोई असुविधा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि लाखों बेड उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्कूल को, कॉलेज को, धर्मशाला को, कम्युनिटी सेंटर को हॉस्पिटल में तब्दील कर दिया। और इसी प्रकार से हमारे जो गुजरात की सरकार है और हरियाणा की सरकार है, हमारे बात बता, हरियाणा आप समझिए कितना बड़ा झूठ बोल रहे हैं। 10 लाख लोगों में 1500 लोगों की टेस्टिंग करा के आप उत्तर प्रदेश को सर्टिफिकेट दे रहे हैं कि स्वास्थ्य सेवा नंबर 1 की है। कितना बड़ा झूठ। सुन लीजिए, आनंद साहू जी को बोलेंगे। बहुत देर से आप लोगों का भाषण सुन रहा था। केवल भाषण देने से नहीं होता है, आंकड़ों पे बात करिए और
तैयारी करके आइए। सरकार ने मैं भाषण नहीं दे रहा हूँ, मुझे खाली आप सिर्फ ये बता दीजिए मैं कि बता रहा हूं। 17,000 करोड़ रुपए पहले बोलने दीजिए हमको। जब अन्य राज्यों के आपदा के समय में दिया, वंशराज दुबे आपके पास आएंगे। दिल्ली सरकार को क्यों नहीं वंशराज दिया? दुबे आनंद साहू को बोलने दीजिए। कोई क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया, कोई भी कम्युनिटी सेंटर को क्वारंटाइन सेंटर नहीं बनाया, कोई भी बेड जो है इंक्रीज नहीं किया, हॉस्पिटल का व्यवस्था और बढ़ाया नहीं, नर्स का व्यवस्था बढ़ाया नहीं, पैरामेडिकल का कोई व्यवस्था नहीं बढ़ाया, सब कोई और सुविधा किया। केवल रोज भाषण देते हैं केजरीवाल जी आकर के और बता दें इनके प्रवक्ता, मैं चैलेंज करता हूँ, कितने स्कूल को इन्होंने हॉस्पिटल में कन्वर्ट किया, कितने कॉलेज को किया, कितने कम्युनिटी सेंटर को किया, एक भी बता दे तो मैं बताता हूँ। मैं बताता हूँ, सुनिए। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने, आदरणीय अरविंद केजरीवाल जी ने राष्ट्रीय चैनलों में बैठ के बाकायदा चैलेंज किया कि दिल्ली में 10 लाख लोगों को आप एक एक करके अपनी बात रखिए, ऐसे बहस करने से मतलब नहीं है। वंशराज दुबे जी, और हम लोगों को, हमारी सरकार को बताते हैं उत्तर प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है राजनीति, मध्य प्रदेश में क्या नहीं हो रहा है राजनीति, आपका ये कर्नाटक में क्यों नहीं हो रहा है राजनीति, आपका हरियाणा में क्यों नहीं हो रहा है राजनीति, जम्मू कश्मीर में क्यों नहीं हो रहा है राजनीति, वहाँ इलाज क्यों हो रहा है लोगों का। भाषण देते हैं आप लोगों को, थोड़ा मानी चाहिए आपके, मुझे राजनीति करते हैं मुझे एक बाहर के अंदर की। अरे हॉस्पिटल बनाइए, डॉक्टर बनाइए, क्या खिचड़े सरकार है, केवल सरकार के जो पैसा है उसको लुटा देते हैं, फ्री में होर्डिंग बैनर दुनिया भर का लोगों को गुमराह करने के लिए, रोज दिन टीवी में, रेडियो में, गूगल में एडवर्टाइजमेंट देने के लिए। शर्म आनी चाहिए, भाषण मत दीजिए। लोग झाड़ू लेके जिस झाड़ू के वोट दिए हैं वो निकल के मारेंगे। शर्म तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी कहनी चाहिए कि आज ही का आंकड़ा है कि कोरोना में 10,000 मरीज एक दिन में पाए गए हैं, 10,000 पॉजिटिव लोग, और नरेंद्र मोदी और अमित शाह 3 दिन के दौरान देश के विभिन्न राज्यों के साथ रैली कर रहे हैं। उस बिहार के साथ रैली किया उन्होंने, 12,000 रैली लगा के, जहाँ के लोग पैदल चलते चलिए ठीक है, नहीं आती भारतीय जनता पार्टी ठीक है वंशराज जी। अजय अरोड़ा साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, 1 मिनट। आनंद साहू जी, वंशराज दुबे जी, अरोड़ा साहब कुछ बोल रहे हैं। नहीं, मुझे 1 मिनट के लिए समझ दीजिए आप दोनों। 1 मिनट शुभम जी, दोनों प्रवक्ताओं से निवेदन है, बस बहुत हो गया, बहुत हो गया, एक दूसरे पे लाछन लगा दिया, अच्छा नहीं लग रहा। अजय कौल साहब की बात का जवाब नहीं मिला। आनंद साहब जी, मैं आपके बीच में नहीं बोला, आप आपके बीच में नहीं बोला, आप मेरे बीच में नहीं बोल सकते, आप इतने विद्वान नहीं है, चुप रहिए, पहले मेरी सुनिए। कभी अभी आपको आनंद साहू जी किससे प्रवक्ता बना दिया, आप मेरे बीच में बोल रहे, मैं आपके बीच में बोला, कभी आप मेरे झाड़ू लगेगा, कभी किसी को गाली दे रहे हैं। मेरा तो सीधा सीधा शुभम जी, मैं अजय कौल जी की बात से इत्तेफाक रखता हूं, और मेरा प्रश्न भी ये है जो उत्तर नहीं मिला। इनका सवाल ये था, मान लो कोई व्यक्ति दिल्ली में रहता है, उसका आधार कार्ड दिल्ली का है, उसके पिताजी या माताजी वो बिहार से या उत्तर प्रदेश से, कहीं से, राजस्थान से आते हैं, उन्हें कोरोना होता है, वो आनंद साहू के अस्पताल में जाएंगे या दुबे जी के अस्पताल में जाएंगे, ये सवाल था। और जब दुबे जी से सवाल किया अजय कौल साहब ने, तो दुबे जी ने इसका जवाब नहीं दिया, ना आनंद साहू जी ने दिया। मेरा दोनों प्रवक्ताओं से ये नम्र निवेदन है, अगर ऐसी स्थिति होती है तो वो पेशेंट, उसको कौन सा हॉस्पिटल लेगा जिसका पुत्र दिल्ली में रहता है, जिसकी पुत्री दिल्ली में रहती है, खुद वो बिहार से आए हैं। सवाल ये है, मैंने इतने बेड बनाए, हमने इतने अस्पताल बना दिए, हमारी ये आंकड़े हैं, अरे हो गए आंकड़े, सबसे ज्यादा आंकड़े अजय कौल जी को पता होंगे क्योंकि वरिष्ठ पत्रकार हैं। हम तो पढ़ के आते हैं, ये तो रोज लिखते हैं आंकड़े, इनसे सीखिए। और हमें तो प्रश्न का उत्तर चाहिए। हमें ना भारतीय जनता पार्टी से लड़ाई है, ना दिल्ली सरकार से लड़ाई है। हम तो हाथ जोड़ के कहते हैं, दोनों सरकारें प्लीज जो कोरोना से संक्रमित पेशेंट हैं उनके बारे में सोचें। राजनीति होती रहेगी, आप छोड़ दें, कभी वर्चुअल रैली, कभी कोई सी रैली, कोई अपनी पीठ थपा दी, हमने ये कर दिया, कभी बहनों भाइयों, हो गया, बस हो गया। इसी सवाल का जवाब एक एक करके दोनों से सुनना चाहती है। इसी सवाल का जवाब एक एक करके दोनों से लेते हैं। वंशराज जी, सवाल वही था
कि अगर जिस तरह से अभी अरोड़ा साहब ने आपको समझाया, विस्तार से समझाया, इस सवाल का जवाब दे दीजिए हमें। जी, मैं उनकी सवाल का जवाब ये देता हूँ। जो दरअसल ये जानना चाहते हैं कि मान लीजिए कोई पेशेंट बाहर से आया जो दिल्ली का निवासी नहीं है और उस समय उसको कोविड-19 हो गया, तो वो किस अस्पताल में जाएगा? इनका सवाल यही तो है ना? जी जी, तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, उनका पुत्र दिल्ली में रहता है, दिल्ली में रहता है, दिल्ली का निवासी नहीं है और उसको कोविड कहाँ जाएगा? उनका पुत्र दिल्ली का निवासी है, पिताजी बिहार से आए। जी बोल रहे हैं, जवाब दे रहे हैं, बोलिए। मैं सवाल जवाब दे रहा हूँ जी। देखिए उसमें ये है कि मान लीजिए कोई भी पेशेंट बाहर से आता है, जो मतलब उसके परिवार का कोई भी व्यक्ति बाहर से आता है, उसको कोविड-19 हो जाता है और दिल्ली का निवासी नहीं है, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आज जब एसजी साहब ने इस आदेश को, अरविंद केजरीवाल जी के आदेश को बदला, तो उसके बाद भी हम लोग पीछे थोड़ी हटे हैं इस मुद्दे से कि जो है हम किसी का इलाज नहीं करेंगे। आज सत्येंद्र जैन जी का बयान आया, मनीष सिसोदिया जी का बयान आया कि हम तब भी व्यवस्थाएं करेंगे, हम पहले भी व्यवस्थाएं करते थे, हम तब भी व्यवस्थाएं करेंगे। हमारे पर आप जितना बर्डन डाल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। देश की सेवा करने का अगर जिम्मा हमको मिलेगा तो भी हम करेंगे। दिल्ली की सेवा हम कर रहे हैं। साहू जी ने भी ट्वीट करके साहू जी ये बात कही। साहू जी, लेकिन मैं ये पूछना साहू साहब से पूछना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश के, हरियाणा के मुख्यमंत्री क्या इस बात को कहेंगे कि कोई दिल्ली का, कल को दिल्ली में अगर मरीज की संख्या बढ़ गई कोविड-19 की, तो क्या वो हरियाणा में एडमिट करेंगे? क्या वो गाजियाबाद और नोएडा में एडमिट करेंगे? अच्छा, आम आदमी प्रवक्ता से मैं पूछना चाहूंगा। मैं ये कह रहा हूँ क्यों नहीं करेंगे, ऑलरेडी कर रहे हैं। और दूसरा इतना ही नहीं, हमारे देश के जो भी राज्य में, आज देखिए इन्होंने बहुत बढ़िया सवाल किया, अगर मैं यहाँ दिल्ली का निवासी हूँ और मेरे रिश्तेदार या मेरा परिवार या कोई आके यहाँ फंस गया और उसको कोविड हो गया, तो क्या वो वापस जाएगा गांव में इलाज कराने या यहाँ कराएगा? आपके पास कोई जवाब नहीं था। आप गोल गोल घुमा रहे हैं, और ये गोल गोल घुमाने से ये जनता जो है सब जानती है, सबको पता है। चलिए, अच्छा दुबे जी से मुझे एक और सवाल है। साहू जी ठीक है, अब जरा दुबे जी से पूछ लेते हैं। हो गया ठीक है साहू जी, ठीक है। सरकार, यूपी के सरकार ने किसी को नहीं रोका इलाज कराने के लिए, और कोई भी हमारे के सरकार में उत्तर प्रदेश की स्वास्थ्य सेवाएं आईसीयू में हाथ रही है महोदय। इस बात को सब पूरा देश जानता है कि उत्तर प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाएं आईसीयू में हाथ रही है, ढंग से सांस नहीं ले पा रही है। तो एक अस्पताल में कोरोना तो छोड़ दीजिए, अगर किसी को सांस काट ले तो उसका इंजेक्शन नहीं मिलेगा। कोरोना और ये सब तो बहुत बड़ी बीमारी है। अच्छा दुबे जी, ठीक है। साहू जी आप चुप। साहू जी आपके पास दोबारा आएंगे। जी सर। साहू जी गुमराह कर रहे हैं लोगों को और कह रहे हैं वैक्सीन कर रहे हैं, लोगों को परेशान कर रहे हैं, और यही काम शाहीन बाग में भी। ठीक है साहू, ठीक है, दोबारा आएंगे आपके पास। करवा रहे हैं। अच्छा साहू जी, अभी आप वापस आएंगे आपके पास, आपसे फिर पूछेंगे। साहू जी आवाज आ रही है? जी आ रही है। आपको हम वापस आएंगे आपके पास। पहले मैं जरा दुबे जी से, आप ही का सवाल होगा ये। दुबे जी, केजरीवाल अभी कुछ 10-15 दिन पहले कह रहे थे कि अगर यहाँ पे 4,500 दिन में पेशेंट आते हैं, हमारे पास पूरा व्यवस्था है, पूरे बेड है, कोई घबराने की बात नहीं है, तो अभी सडनली अभी बेड की कमी कैसे हो गई? नहीं, देखिए दरअसल ये हुआ कि बेड की कमी नहीं है। आज भी दिल्ली सरकार में 9,000 बेड है प्राइवेट और सरकारी अस्पतालों को लेके, जिसमें अभी भी 4,000 बेड खाली है। समस्या इस बात की है कि अभी जैसा आंकड़ा आया, डॉक्टरों की भी जो रिपोर्ट आई है कि दिल्ली में चूंकि देश की राजधानी है, दुबे जी अगर बेड अवेलेबल है, पूरे सारा इंफ्रास्ट्रक्चर अवेलेबल है, फिर डिस्क्रिमिनेशन क्यों? एक आदमी जा सकता है, बी आदमी नहीं जा सकता है, फिर ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों? नहीं, अगर सारे इंफ्रास्ट्रक्चर समझिए। देखिए दिल्ली का अपना एक बजट है, दिल्ली का अपना एक दायरा है। अब अगर आप ये कहिएगा कि 10,000 बेड है, मैं इसको खोल दूं, तो अभी आज को दिल्ली सरकार अगर वो सबको अलाउ कर देगी तो उसको भरने में कितना समय लगेगा? उत्तर प्रदेश हरियाणा के बॉर्डर के जितने लोग हैं, सारे लोग जाके वहाँ एडमिट हो जाएंगे। दिल्ली के लोग कहाँ जाएंगे? दुबे जी, केंद्र सरकार से आश्वासन जी, मैं एक मेरी गुजारिश है, सुनिए। केंद्र सरकार क्या ये आश्वस्त नहीं कर सकती कि आप दिल्ली सरकार से ये कहिए कि दिल्ली सरकार सारा बेड जो है इसके लिए सभी के लिए खोल दे, लेकिन इन फ्यूचर अगर दिल्ली में कोरोना के पेशेंट बढ़ते हैं तो उनका इलाज कराने का जिम्मा केंद्र सरकार लेगी कि नहीं लेगी? मैं मानता हूँ हरियाणा की सरकार लेगी,
उत्तर प्रदेश की सरकार लेगी नहीं, जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी का राज चल रहा है। ये देखिए, चाहे बीजेपी सरकार हो सेंट्रल गवर्नमेंट की या आम आदमी पार्टी की सरकार हो दिल्ली सरकार, सरकारों की रिस्पॉन्सिबिलिटी है हेल्थ केयर करना है। इट इज इनकम्बेंट ऑन देम। वो सरकार अगर बैठी है उनको हर सिटीजन को हेल्थ केयर देना एक जरूरी है। अगर नहीं दे पाते दे शुड गो, सिंपल। बताइए। आपका सवाल जायज है सर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ, मैं ये कह रहा हूँ कि दिल्ली की अपनी एक क्षमता है ना। अगर अरविंद केजरीवाल जी ये कह रहे हैं क्षमता बढ़ाइए, 5000 मरीज होंगे तो इतना बेड हम कर लेंगे। अभी भी सरकार ने आदेश किया कि आगे आने वाले समय में होटल, बैंकेट और जो खेल के मैदान है उन सबको कोविड-19 के लिए व्यवस्थित किया जाएगा, लेकिन उसमें समय चाहिए। 1 रुपए केंद्र सरकार मदद कर नहीं रही, जबकि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि इस पूरे आपदा के समय में हम सबको एक दूसरे का सहयोग करना है। अरविंद केजरीवाल जी ने पूरे 2.5 महीने में एक बार भी जो है नरेंद्र मोदी जी के किसी भी नीतियों का विरोध नहीं किया। जो केंद्र सरकार की नीति होती थी, आदेश होता था, अरविंद केजरीवाल जी दिल्ली में उसको तुरंत लागू करते थे। एक बार भी हमने कोई डिमांड नहीं किया। आज हम ये कह रहे हैं, आप आपदा के समय में मदद करने के बजाय कुछ राजनीति करने में लगे हुए हैं। आप जो है उत्तर प्रदेश, हरियाणा में, अहमदाबाद में सबसे ज्यादा मृत्यु है, वहाँ पे आप बहस नहीं करते। आप जो है चलिए साहू जी संक्षिप्त में बोल लीजिए। दिल्ली को चलाना चाहते हैं, ये अपनी घटिया राजनीति बंद करने की ठीक है, सबको बोलने का मौका मिले। मैं चाहता हूँ सबको बोलने का मौका मिले। पोद्दार साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? पोद्दार साहब जी, पोद्दार साहब आप कुछ कहना चाह रहे थे इसके पहले? ऐसा है शुभम जी, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि दिल्ली के अंदर 4 प्रकार के हॉस्पिटल हैं। नगर निगम के हॉस्पिटल हैं, दिल्ली सरकार के हॉस्पिटल है, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल है और प्राइवेट हॉस्पिटल है। तो मैं आपको अभी जो अजय कौल जी बता रहे थे, बहुत सम्मानित पत्रकार हैं, मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि देखिए अभी जैसे बाहर से तो कोई इस टाइम आना जाना हो नहीं रहा, परिवहन के साधन ज्यादा चल नहीं रहे। हो रहा है दिल्ली में आया हुआ है, हो रहा है। मेरी बात समझिए, लोग आ रहे हैं, पहले मेरी बात पूरी होगी जी। अब मैं ये कह रहा हूँ कि जैसे मान लीजिए दिल्ली में कोई मेरे रिश्तेदार आया हुआ है और अगर वो बाहर से आया हुआ है, अगर उसको कोई प्रॉब्लम हो गई तो उसका क्या होगा? उसके लिए देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं, केंद्र सरकार के हॉस्पिटल उसके लिए मौजूद है। उसके बाद में नगर निगम के हॉस्पिटल है, जैसे बड़ा हिंदूराव नगर निगम का हॉस्पिटल है। उसके बाद में प्राइवेट हॉस्पिटल बहुत सारे हैं जिनके अंदर बेड है। देखिए मेरा ऐसा मानना है कि दिल्ली सरकार ने जो फैसला किया कि दिल्ली वालों के लिए बेड रिजर्व करने के लिए, अब आपको पता ही है कि कोई अनलिमिटेड व्यवस्था पोद्दार साहब जी, हमको पता है कि दिल्ली में किस किस तरह के अस्पताल है, लेकिन सवाल यहाँ पे ये होता है, कोई बिहार से आया है, कोई राजस्थान से आया, महाराष्ट्र से आया है, वो बीमार है, सीरियस हालत में है कोविड में, वो अब ये ढूंढता रहेगा कि दिल्ली सरकार का अस्पताल कौन सा है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कौन सा है, या वो पहले अपना हेल्थ केयर देखेगा, इलाज देखेगा? वो पहले ये देखेगा मेरा इलाज कहाँ होगा, या पहले अस्पताल का वो क्रेडेंशियल्स ढूंढेगा? ये मेरा सवाल आवश्यकता नहीं है। जैसे जिस एम्बुलेंस से वो जाएगा, उस एम्बुलेंस वाले को अपने आप पता होता है कि भाई ये कौन सा सरकारी हॉस्पिटल, कौन सा दिल्ली सरकार का हॉस्पिटल बात कर रहे हैं आप, बता दीजिए इन्हीं से पूछिए कौन सा अगर जान बचाना है, सबसे पास के अस्पताल में जाना है, और अगर वो दिल्ली का नहीं हुआ तो हेलो जी, उस मरीज की जान बचाना है, वो क्रिटिकल कंडीशन में है और सबसे पास का अस्पताल दिल्ली का है, दिल्ली वालों वाला है, और अगर वो किसी बाहर के राज्य का है, जैसे नोएडा का है या फिर गुरुग्राम का है, ऐसा है इमरजेंसी के अंदर कहीं किसी के लिए कोई प्रतिबंध नहीं है। आपको पता होगा इमरजेंसी जो कैजुअलिटी है वो 24 आवर के लिए खुली होती है। चिकित्सा का अधिकार के तहत कैजुअलिटी जो बनाई जाती है, उसके अंदर जो इमरजेंसी जो बनाई जाती है, उसके अंदर कोई भी हॉस्पिटल किसी भी पेशेंट को लेने के लिए बाध्य है, ये मैं आपको बता दूं। फिर केजरीवाल ने क्यों बोला कि नहीं होना चाहिए? नहीं, वो उन्होंने एडमिशन के लिए बोला है। एडमिशन की बात कर रहा हूँ श्रीमान जी। अरे पोद्दार साहब मेरी बात सुन लीजिए, मैं आपको लाइव एग्जांपल दे देता हूँ। एक कोई बंदा गया, कैजुअलिटी में जाएगा, सीरियस पेशेंट है कोविड में, इमरजेंसी में जाएगा, कैजुअलिटी में जाएगा, वहां अगर उसकी हालत जब खराब होती है, अब उसको क्या वहां से निकाल देंगे, बोलेंगे आप दिल्ली के नहीं हो, अब आप सेंट्रल गवर्नमेंट में जाइए, या उसको वहां पेशेंट में इलाज करेंगे, एडमिशन करेंगे? जी, ये मेरा सवाल है। मैं आपको देखिए, ऐसा है, जितना मुझे जानकारी है, कैजुअलिटी के अंदर तब तक पेशेंट को नहीं निकालते जब तक उसकी स्थिति स्थिर नहीं हो जाए। उसी के बाद में उसको मतलब तो वही एडमिशन होता है, उसी को एडमिशन कहते हैं। सर कैसे आप
सवाल तो उलझे हुए हैं। राइट टू लाइफ सर, सबका अधिकार है सर। ये जो है इस तरीके का स्वास्थ्य सेवाओं का जो आईसीयू में एडमिट होता है वो एडमिशन ही होता है। नहीं, मैं बात मान रहा हूँ, लेकिन आप इमरजेंसी वार्ड होता है, आईसीयू की सारी व्यवस्था होती है जी, जो व्यवस्था आईसीयू में होती है। अरोरा साहब कुछ कहना चाहते हैं? अरोरा साहब कुछ? शुभम जी, अजय कौल जी, केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों की ड्यूटी है, दोनों, एक मिनट प्रधान साहब, दोनों की ड्यूटी है और मेरा आग्रह है दोनों से कि मिलकर इस लड़ाई को लड़ें हम, और एक दूसरे पे ब्लेम ना करें। कृपया करके अपना पल्लो मत झाड़ें, ये ना सोचें कि ये इसकी जिम्मेदारी है या मेरी जिम्मेदारी है। कौल साहब, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं, मेरा आपसे आग्रह है कि क्या ये बात ठीक है कि दोनों मिलकर, जिस प्रकार से कोई पेशेंट अचानक आता है और हॉस्पिटल जाता है, और अभी कौन सा मैं बताऊं, कई हॉस्पिटल्स की तो हेल्पलाइन नंबर नहीं मिल रहे जी। अभी दिल्ली सरकार में कई हॉस्पिटल्स को नोटिस भी गया और उन्होंने कहा कि उनके दिल्ली के ऐप में बेड खाली थे। जब पेशेंट ने कहा तो उन्हें मना कर दिया कि हमारे पे बेड नहीं है, ऐप खाली है। और जहां तक इमरजेंसी की बात कही, उत्तर प्रदेश के नोएडा के अंदर एक गर्भवती महिला को जब वो पीड़ित हुई, उसे एक अस्पताल से दूसरे अस्पताल, तीसरे अस्पताल, 4 हॉस्पिटल में जाके उसे रास्ते में जान देनी पड़ी उस महिला को। और आप कह रहे हैं कि कैजुअलिटी में पूछते नहीं है। पोदार साहब मेरे मित्र हैं, मैं इनका सम्मान करता हूं। पोदार साहब, आपातकालीन जो भी हॉस्पिटल थे नोएडा में, एक नारी ने, एक भारत की बेटी ने, एक देश की बेटी ने जान दे दी। अजय जी, आप मेरे से वरिष्ठ हैं, लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि इसके अंदर जो मेडिकल स्टाफ है, अगर उसकी संवेदनहीनता होती है, उसका दोष सरकार को नहीं दिया जा सकता। वो संवेदनहीन लोग हर जगह मिलेंगे, हर राज्य में मिलेंगे, क्योंकि वो कुछ % लोग ऐसे हैं जो हर क्षेत्र में है। तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो संवेदनहीनता है, कि ये ऐसे जो एग्जाम्पल है, इनको नजीर नहीं बनाई जा सकती। ये केवल आप ये समझ लीजिए दुर्भाग्यपूर्ण हम इसको कह सकते हैं। और उनके ऊपर निरंजन जी, एक छोटा सवाल, निरंजन जी, मैं कह रहा हूँ कि जिस प्रकार से केंद्र सरकार और राज्य सरकार मिलके काम करें वो बेहतर होगा। क्या मेरी बात से इत्तेफाक रखते हैं आप? नहीं, निश्चित रूप से। मैं तो बल्कि आपकी बात में एक चीज और जोड़ना चाहता हूँ कि ये जो केंद्र सरकार अभी जो राजनीतिक प्रचार में लग गई है, जो वर्चुअल रैलियों में लग गई है, अभी केंद्र सरकार को अभी वास्तविक रूप से तो अभी कोरोना के लिए काम करना चाहिए था। जो वो गृह मंत्रालय अभी कहीं और अपनी शक्ति को डाइवर्ट कर रहा है। तो मेरा मानना ऐसा है कि ये भी एक बड़ी विडम्बना ही कह सकता हूँ मैं इसको। चलिए, ठीक है, बहुत शुक्रिया। वक्त की कमी है, बहुत शुक्रिया सभी मेहमानों का जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से आज सरकारें लगातार एकजुट ना होकर अलग अलग कोशिशें कर रही है, अलग अलग फैसले ले रही है, तो इन सब के बीच में आवश्यकता है कि सरकारें एक साथ एकजुट होकर फैसले लें, ताकि हम सब कोरोना के खिलाफ जो लड़ाई है, जो जंग है, वो हम सब जीत सके। और इसी के साथ मुद्दा में फिलहाल इतना ही। एपी न्यूज़ पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।